वेलकम। अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देख लें, क्योंकि पहले पार्ट को देखे बिना आप इस पार्ट को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में वीडियो बना रहा हूं। पार्ट वन में मैंने आपको क्या बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, बैलेंस शीट क्या होती है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर पार्ट वन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कैसा होता है। उसके बाद मैंने आपको शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल में बताया था और रिजर्व्स और सरप्लसेस के बारे में भी डिटेल में बताया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको रिजर्व्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो कि पार्ट वन में रह गई थी। देखिए, रिजर्व्स तो मैंने एक चीज तो आपको क्लियर बताई थी ना। रिजर्व्स क्या होता है? ये पोस्ट प्रॉफिट मैटर होता है। जब प्रॉफिट होगा तभी मैं रिजर्व क्रिएट कराता हूं, करेक्ट। अब रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, रिजर्व कई प्रकार के होते हैं और उनको हमने बेसिकली दो कैटेगरी में बांटना है। एक होता है मेरा रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है मेरा कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? वो रिजर्व्स जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। वहीं पर कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं? जो कि मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। दूसरे तरीके से मैं बोल सकता हूं वो रिजर्व्स जो कि रेवेन्यू के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? एक कंपनी कुछ परचेस करती है, उसको सेल करती है, उसके बाद उसको प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है वो रेवेन्यू रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व क्या है? जब कभी कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे एक कंपनी ने फिक्स्ड एसेट बेचा, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट मेरा क्या हो सकता है? कैपिटल रिजर्व हो सकता है। दूसरा, कंपनी को कुछ प्रीमियम मिला शेयर इश्यू करने में, वो मेरा प्रीमियम क्या होगा? कैपिटल रिजर्व का पार्ट बन जाएगा। और जैसे कंपनी ने कुछ शेयर फोरफिट किए, वहां से जो कंपनी को फायदा हुआ वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट बना, करेक्ट। अब जो रेवेन्यू रिजर्व होता है, ये रिजर्व डिविडेंड देने के लिए यूज किया जा सकता है। वहीं पर कैपिटल रिजर्व से जनरली डिविडेंड नहीं दिया जाता है। दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूं कि रेवेन्यू रिजर्व क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। वहीं पर कैपिटल रिजर्व के साथ बहुत सारी कंडीशन होती है, इसको नॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल कंडीशंस में ही हम इसका यूज करते हैं, ठीक। अब रेवेन्यू रिजर्व्स के एग्जांपल क्या है मेरे? जैसे जनरल रिजर्व, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे एक रिजर्व और है एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। ये क्या है कि नॉर्मल रेवेन्यू से ही क्रिएट हो रहे हैं, ठीक। वहीं पर कैपिटल रिजर्व के एग्जांपल क्या है? जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इस रिजर्व का इस्तेमाल कहां करते हैं हम लोग? जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पैसा देते हैं, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं। दूसरा है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जब हम डिबेंचर का रिडीम करती है कोई कंपनी, तो वहां पर वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का यूज कर सकती है। तीसरा, सब्सिडी रिजर्व। जब किसी कंपनी के पास कोई सब्सिडी आती है तो उसको सब्सिडी रिजर्व में डाल देता है। चौथा, एमालगमेशन रिजर्व। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो अगर कंपनी पूरा पैसा नहीं दे पा रही है, कुछ कम पैसा है, तो वहां पर एमालगमेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। और एज अ क्रेडिट एनालिस्ट मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसका मुझे ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? जब कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स का रिवैल्यूएशन करती है, तो उससे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व का एज अ बैंकर मुझे क्या ध्यान रखना है इसमें? देखिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? देखिए, कंपनी कई बार पीरियोडिकली अपने फिक्स्ड एसेट्स का रिवैल्यूएशन करती है। मतलब वो देखती है कि इसका रेट जो है वो वाकई में जो अभी प्रिवेलिंग रेट है उसके बराबर है कि नहीं। सपोज कंपनी के पास एक फिक्स्ड एसेट है जो कि 100 रुपए का है, और कंपनी ने 10 साल बाद इसका रिवैल्यूएशन किया और इसका रेट हुआ रिवैल्यूएशन के बाद 500 रुपए, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी? ये जो 400 रुपए बढ़ा है इसका रेट, कंपनी उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे छोड़ेगी? कंपनी क्या करेगी? फिक्स्ड
एसेट अकाउंट डेबिट 400 रुपए से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लीजिए, यहां मैं डायरेक्टली कह देता हूं रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको समझाने के लिए। तो ये 400 रुपए कहां चला गया? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा कैपिटल रिजर्व है, और कैपिटल रिजर्व मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का पार्ट है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप किसी की बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व देखेंगे तो आपको वहां पर प्रिकॉशन लेना है, आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व को नेटवर्थ का पार्ट नहीं मानना है, क्योंकि इसमें कंपनी के पास एक्चुअली कुछ पैसा नहीं आया है, ये जस्ट एक अकाउंटिंग एंट्री है। और कई बार बोरोवर ऐसा ही करते हैं, वो अपने फिक्स्ड एसेट का रिवैल्यूएशन कर देते हैं, उसका जो पैसा बढ़ता है, जो रेट बढ़ता है, उस पैसे को एक रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रिएट कर देते हैं और उसका उनका नेटवर्थ बढ़ जाता है। और जब नेटवर्थ बढ़ता है तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाता है, कंपनी का टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ रेशियो बढ़ जाता है। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व को आपको नेटवर्थ में सम्मिलित नहीं करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, भले ही रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व दोनों नेटवर्थ का पार्ट है, बट एज अ क्रेडिट एनालिस्ट मुझे देखना है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू रिजर्व बहुत ज्यादा है कैपिटल रिजर्व के मुकाबले, तो वो बेटर प्रपोजिशन है, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू रिजर्व का यूज कर सकती है ना अपने नॉर्मल ऑपरेशंस में, है ना। वहीं पर कैपिटल रिजर्व का कंपनी इस्तेमाल नॉर्मल नहीं कर सकती है। इसीलिए अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू रिजर्व बहुत ज्यादा है कैपिटल रिजर्व के मुकाबले, तो वो मेरे लिए बेटर चीज है। वहीं पर किसी कंपनी का कैपिटल रिजर्व बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू रिजर्व बहुत कम है, तो भले ही वो नेटवर्थ का पार्ट है, लेकिन वो एज अ बैंकर मेरे लिए उतने काम का नहीं है। तो ये चीज भी देखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, क्वासी कैपिटल क्या होती है। अब भले ही कंपनीज एक्ट में इसके बारे में उतना डिटेल में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन एज अ क्रेडिट एनालिस्ट आप क्वासी कैपिटल के बारे में आपको हर प्रपोजल में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब होता क्या है कि बैंक्स कंपनीज का डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ देखते हैं। ये दोनों रेशियोज बेसिकली किसी कंपनी की लिवरेज के बारे में बताते हैं। अब होता क्या है कि जो इक्विटी का पार्ट है, ये जितना ज्यादा होगा उतना डेट इक्विटी रेशियो कम होगा और उतना बेटर होगा। उसी प्रकार से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टी एन डब्ल्यू जितना कम होगा कंपनी के लिए उतना बेटर होगा। और इक्विटी या टेंजिबल नेटवर्थ में मुझे क्या क्या चीजें लेनी है, जो कि कैपिटल की तरह हो, लॉन्ग टर्म में हो, जो बिजनेस में लंबे समय तक रहेंगी। और कई बार क्या होता है कि कंपनी या बिजनेस ओनर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या डायरेक्टर से अनसिक्योर्ड लोन लेता है, अनसिक्योर्ड लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, और वो उसको एज अ इक्विटी या एज अ टेंजिबल नेटवर्थ यूज करता है। कब? डेट इक्विटी और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टी एन डब्ल्यू रेशियो निकालते समय। तो एज अ क्रेडिट एनालिस्ट मुझे ध्यान रखना है कि हर अनसिक्योर्ड लोन क्वासी कैपिटल नहीं होता है। अब क्वासी कैपिटल इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वासी कैपिटल क्या होता है, वो नेटवर्थ का पार्ट मान लेता हूं मैं उसको। और जब नेटवर्थ का पार्ट मानता हूं तो डेट इक्विटी और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टी एन डब्ल्यू रेशियो बेटर हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और वो उतना बेटर होता है। तो इसीलिए एज अ क्रेडिट एनालिस्ट मुझे देखना है कि बोरोवर ने अनसिक्योर्ड लोन को क्वासी कैपिटल में लिया है तो क्यों लिया है। अब इस चीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वही अनसिक्योर्ड लोन को मैं नेटवर्थ का पार्ट मानूंगा जो कि कुछ कंडीशंस पूरी करेंगे। क्या कंडीशन करेंगी? द अनसिक्योर्ड लोन शुड नॉट बी पेड बिफोर द टेन्योर ऑफ बैंक लोन, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी कंडीशन, द लोन शुड बी इंटरेस्ट फ्री, और इफ नॉट इंटरेस्ट फ्री देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। पहला तो यह है कि लोन बैंक लोन से पहले पे नहीं होगा, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट फ्री होगा, और अगर इंटरेस्ट फ्री नहीं है तो जो उसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो बैंक के इंटरेस्ट से कम हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तभी एज अ क्रेडिट एनालिस्ट हम लोग अनसिक्योर्ड लोन को क्वासी कैपिटल के रूप में ले सकते हैं। और दो चीजें और ध्यान रखनी है जो हम लोग भूल जाते हैं, हमको एक अंडरटेकिंग लेनी है। किससे? अंडरटेकिंग कंपनी से भी लेनी है, और दूसरा अंडरटेकिंग उससे भी लेनी है जिसने अनसिक्योर्ड लोन दिया है। हमको कंपनी से क्या अंडरटेकिंग लेनी है? एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द कंपनी दैट इट विल नॉट रिपे द अनसिक्योर्ड लोन विदाउट परमिशन ऑफ फ्रॉम बैंक ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बैंक लोन। और दूसरा, एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन दैट दे वुड नॉट डिमांड द अनसिक्योर्ड लोन ड्यूरिंग द लोन पीरियड विदाउट परमिशन फ्रॉम बैंक। तो ये चीजें जब होती हैं, ये चीजें कंप्लाई होती हैं, तो उस केस में हम लोग अनसिक्योर्ड लोन को एज अ क्वासी कैपिटल ले सकते हैं, और क्वासी कैपिटल जो है वो इक्विटी एंड नेटवर्थ का पार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से जो है उस कंपनी का लीवरेज बेटर हो जाता है। ठीक।
अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। एज अ क्रेडिट एनालिस्ट आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए नेटवर्थ क्या होती है, टेंजिबल नेटवर्थ क्या होती है और एडजस्टेड नेटवर्थ क्या होती है। ठीक, नेटवर्थ क्या होती है मेरी, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस प्लस अनसिक्योर्ड लोन इफ क्वासी कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल तो आएगी आएगी, रिजर्व्स भी आएगा, सरप्लस भी आएगा, अगर कोई क्वासी कैपिटल नेचर का कोई लोन है वो भी आएगा। ठीक, टेंजिबल नेटवर्थ क्या होता है, देखिए टेंजिबल नेटवर्थ होता है मेरा नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल एसेट माइनस, ये भी लेना है आपको, फिक्टिशियस एसेट। तो टेंजिबल नेटवर्थ मेरी क्या हुई, नेटवर्थ माइनस इंटेंजिबल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इंटेंजिबल एसेट्स वाकई में एसेट होते हैं लेकिन ये टेंजिबल नहीं होते, वहीं पर फिक्टिशियस एसेट्स एसेट नहीं होते परंतु ये एसेट की तरह प्रतीत होते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स मेरे क्या होते हैं, जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट, जैसे मेरा हो गया सॉफ्टवेयर हो गया। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स जो कि एसेट नहीं होते बट एसेट की तरह प्रतीत होते हैं, जैसे लॉस, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये सारे एसेट की तरह दिखते हैं बट एसेट नहीं होते हैं, ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। तो मुझे नेटवर्थ में से इंटेंजिबल एसेट भी घटाना है और फिक्टिशियस एसेट्स भी घटाना है, तो मेरे पास आएगा टेंजिबल नेटवर्थ। ठीक, वैसे टेंजिबल नेटवर्थ की डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट में। एक्चुअली कंपनीज एक्ट जो है, जो वर्ड इस्तेमाल करता है वो नेटवर्थ इस्तेमाल करता है। ठीक है, हम जैसे टेंजिबल नेटवर्थ करते हैं, कंपनीज एक्ट उसको नेटवर्थ के नाम से बोलता है। क्या कहता है कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 57 says net worth means aggregate value of paid up share capital and all reserves created out of profits and securities premium account after deducting the aggregate value of accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off as per the audited balance sheet but does not include reserves created out of revaluation of assets, return back of depreciation and amalgamation। करेक्ट। तो मुझे नेटवर्थ या टेंजिबल नेटवर्थ में क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो लेना ही नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। रिवैल्यूएशन रिजर्व भले रिजर्व होता है लेकिन इसको मुझे घटाना है नेटवर्थ से, और जब नेटवर्थ से घटेगा तो ऑटोमेटिकली टेंजिबल नेटवर्थ में भी नहीं आएगा। तीसरा होता है एडजस्टेड नेटवर्थ। एडजस्टेड नेटवर्थ क्या होता है, टेंजिबल नेटवर्थ माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या ग्रुप कंसर्न या सब्सिडियरीज, एसोसिएट या ग्रुप कंपनीज है ना इस तरह की। तो मुझे किसी कंपनी ने अपनी एसोसिएट या ग्रुप या सब्सिडरी कंपनी में जो पैसा लगाया है उसको मुझे कंपनी के टेंजिबल नेटवर्थ से घटाना है, तब जाकर के मेरी एडजस्टेड नेटवर्थ आएगी। करेक्ट। तो अब आप इन तीनों के बारे में डिटेल से जान गए होंगे। अब जब मैं एज अ बैंकर यूज करता हूं डेट इक्विटी रेशियो, तो वहां पर इक्विटी में मुझे क्या यूज करना चाहिए, एडजस्टेड नेटवर्थ। और जो दूसरा रेशियो मेरा, पहले क्या यूज होता था, पहले होता था टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। बाद में क्या यूज होने लगा, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। और अब क्या यूज होता है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड नेटवर्थ। तो ये दोनों रेशियो जितने कम रहेंगे कंपनी के लिए उतना बेटर है, उसकी लिवरेज पोजीशन उतनी बेटर रहेगी। ठीक है, अब हमने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस पढ़ लिया है। अब हम दोबारा से मेन फॉर्मेट पे जाते हैं बैलेंस शीट की। तो हमने क्या पढ़ लिया है, शेयर कैपिटल का पूरा डिटेल पढ़ लिया है, हमने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का पूरा पढ़ लिया है। अब आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब होता क्या है, कंपनी के पास में एक रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर में शेयर होल्डर्स का नाम होता है जिनके नाम शेयर है। और होता क्या है, जब भी किसी व्यक्ति को या इन्वेस्टर को अपने शेयर को ट्रांसफर करना होता है दूसरे के नाम, तो उसकी कुछ फीस लगती है जिससे कि उस रजिस्टर में नाम चेंज हो जाए। ठीक, अब जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कंपनी का शेयर ले लेते हैं, वो कंपनी से कहते हैं कि भैया आप मुझे शेयर वारंट इशू कर दो, जिससे कि जब मैं कल के दिन शेयर किसी को दूं तो डायरेक्टली मैं उसका नाम मेंबर के रजिस्टर में चेंज करवा दूं।
ऐसा ना हो ना कि पहले मैं अपना नाम डालूं रजिस्टर में, डलवाऊं, उसका पैसा दूं, बाद में फिर चेंज करवाऊं नाम को, फिर उसका पैसा दूं। तो उसी के लिए क्या होता है, कंपनी शेयर वारंट इशू करती है। तो कंपनी क्या करती है, जो ब्रोकर होगा उसके नाम शेयर वारंट इशू कर देगी। अब कंपनी ने अपने मेंबर रजिस्टर में अभी ब्रोकर का नाम नहीं लिखा है, केवल कंपनी ने उसको शेयर वारंट दे दिया है। अब कल के दिन ब्रोकर जब किसी इन्वेस्टर को शेयर ट्रांसफर करेगा तो क्या करेगा, वो शेयर वारंट को क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा कंपनी के सामने, विद अ रिक्वेस्ट टू इंसर्ट द नेम ऑफ दैट शेयर होल्डर इन द मेंबर्स रजिस्टर। करेक्ट। तो वो होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और ये भी शेयर होल्डर फंड का पैसा तो आ ही गया ना कंपनी के पास। तो इसीलिए क्या होता है, शेयर होल्डर फंड का पैसा रहता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक। नेक्स्ट है जो इक्विटी का जो दूसरा पार्ट है, वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये क्या है, देखिए, एक कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाई, आईपीओ लाई। ठीक है, एक कंपनी क्या लाई, अपना आईपीओ लाई। कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया और पब्लिक से कहा कि मैं शेयर फ्लोट कर रही हूं, कृपया मेरे शेयर को खरीदें, मेरे शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब या अप्लाई के साथ साथ कुछ पैसा भी मुझे भेजे। वो क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट नहीं हुआ है अभी, अलॉटमेंट तो बात की बात है, आप अप्लाई तो कीजिए। और अप्लाई फ्री में नहीं, अगर मैं फ्री में अप्लाई करवा दूंगी तो सारे लोग अप्लाई कर देंगे, कुछ साथ में उसका पैसा भी दीजिए, जिससे लगे कि आप वाकई में जेन्युइनली खरीदना चाहते हैं मेरी कंपनी के शेयर। ठीक है, तो वो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी। उसके बाद क्या होता है, कंपनी अलॉट करती है शेयर्स को। तो क्वेश्चन आता है, क्या शेयर एप्लीकेशन मनी नेटवर्थ का पार्ट है? क्या ये नेटवर्थ का पार्ट है? एज अ क्रेडिट एनालिस्ट मैं क्या करूंगा, मैं दो कंडीशन देखूंगा। पहली कंडीशन, क्या कंपनी ने एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लिया है, या कंपनी ने अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं किया है। अगर पहली कंडीशन में कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लिया है, तो उस केस में कंपनी के पास जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो मैं एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ या टेंजिबल नेटवर्थ मान सकता हूं। और दूसरे केस में जिसमें कंपनी ने अभी एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं किया है, उस केस में मुझे शेयर एप्लीकेशन मनी को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करना है। लेकिन हमको इन चीजों में नहीं पढ़ना है। एज अ क्रेडिट एनालिस्ट आप सिंपली ये मानिए कि शेयर एप्लीकेशन मनी को आप क्या करेंगे, लायबिलिटी मानिए, वो ज्यादा सही है। कल के लिए कुछ रिस्क हो उससे बेटर है आप शेयर एप्लीकेशन मनी को एज अ लायबिलिटी मानिए। ठीक, नॉट एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ मानिए। करेक्ट। तो ये होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो मेरे इक्विटी के दोनों पार्ट हो गए, नंबर वन शेयर होल्डर्स फंड, नंबर टू शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर्स फंड के तीन सब पार्ट थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के कोई सब पार्ट नहीं था। अब मैं पढ़ता हूं लायबिलिटी का पहला पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटी। नाम ही पता लग रहा है कि करंट लायबिलिटी नहीं है वो। ठीक, नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे चार सब पार्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होती है, सिंपल है, एक साल से ऊपर वो पैसा जो मैंने लिया है कंपनी ने, जिसका रिपेमेंट मुझे एक साल से ज्यादा करना है, वो मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगी। इसमें क्या कह सकता हूं, टर्म लोन जो बैंक से लेते हैं, वो मेरा क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। करेक्ट। एक होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, जब मैं बोरोइंग वर्ड इस्तेमाल करता हूं ना, तो वहां मेरे पास क्या आ रहा है, मतलब मेरे पास मतलब कंपनी के पास क्या आ रहा है, वहां कंपनी के पास क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है। और जब मैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात करता हूं, तो यहां पर कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, यहां पर कंपनी के पास पैसे के अलावा कोई दूसरी लायबिलिटी हो रही है। जैसे कंपनी ने अपने सप्लायर से माल खरीदा, गुड्स खरीदा। जब गुड्स खरीदा तो वो सप्लायर कंपनी के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। करेक्ट। अब हम क्रेडिटर को क्या मानते हैं कि एक साल के अंदर पे करना पड़ता है कंपनी को। सपोज कंपनी नहीं पे कर पाई, या क्रेडिटर ने कंपनी से कहा आप इसको आराम से 2-3 साल में पे करना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहां पर कंपनी ने पैसा प्राप्त नहीं किया है, कंपनी ने क्या किया है, गुड्स प्राप्त किया है, और उसका पैसा कंपनी को अब देना है एक साल से ज्यादा के समय में। या कंपनी ने एक एसेट फाइनेंसिंग कंपनी से क्या किया, एक फिक्स्ड एसेट या मशीनरी खरीदी। सपोज कंपनी ने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की, और इस मशीनरी का पेमेंट कंपनी को एक साल से ज्यादा में करना है। तो कंपनी को यहां क्या मिला, मशीनरी मिली ना, पैसा थोड़ी मिला। इसका रिपेमेंट कंपनी को एक साल से ज्यादा में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाएगा।
करेक्ट। बोरोइंग में क्या हुआ, जहां कंपनी को पैसा प्राप्त हुआ है, करेक्ट। तो अब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को कभी नहीं बोलेंगे, करेक्ट। अब जो दूसरा सब पार्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज का, वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वैसे मेरा एक वीडियो है डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपलोड किया था। वैसे यहाँ पर जब फॉर्मेट पढ़ रहे हैं हम कंपनीज एक्ट का, उसमें मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज या एसेट्स के बारे में। देखिए, किसी भी कंपनी के दो इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम। मैं यहाँ कंपनी की बात कर रहा हूँ। देखिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज या एसेट्स क्या होते हैं, कंपनी के केस में ही होते हैं, ये प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंपनी की दो इनकम हुई, टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम। अब कंपनी जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बनाती है, ठीक है। तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके हिसाब से बनाया है। लेकिन जब टैक्स असेसमेंट की बात आएगी, तो टैक्स असेसमेंट के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो एज पर कंपनीज एक्ट की वाली प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं करता है। वो वहां पर टैक्सेबल इनकम निकालता है और उस पर टैक्स लगाता है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब टैक्स लगा रही है, वो किस पे लगा रही है, अकाउंटिंग इनकम पे। वहीं पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो टैक्स किस पे लगा रहा है, टैक्सेबल इनकम पे। और टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन होता है, वो एज पर कंपनीज एक्ट अलग तरीके से लगता है और एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलग तरीके से लगता है, ठीक। अब जब कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, तो उसमें डेप्रिसिएशन तो एज पर कंपनीज एक्ट लगाएगी, ठीक है, उस हिसाब से प्रॉफिट निकालेगी। लेकिन कंपनी को यह पता है कि टैक्स असेसमेंट के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब टैक्सेबल इनकम निकालेगा, तो वहां पर वो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से निकालेगा, ठीक। तो अब कंपनी क्या करेगी, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से जो टैक्स में जो डिफरेंस आ रहा है, उसकी एंट्री वो यही छोड़ देगी। मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री छोड़ देगी उसकी, ठीक है। भले ही वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट बना रही है, लेकिन वहां पर उसको ये पता है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो मेरी टैक्स लायबिलिटी होगी, उसके लिए वो प्रोविजन पहले ही कर लेगी यहाँ, ठीक है। अब कंपनी ये जानती है कि अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम से, तो वहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो कंपनी क्या करेगी, वहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर लेगी अपनी। कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके क्या कर लेगी, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर लेगी, ठीक है। वहीं पर अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा है अकाउंटिंग इनकम से, तो वहां पर कंपनी क्या करेगी, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर लेगी, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से कंपनी अपनी अकाउंटिंग एंट्री करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज या डेफर्ड टैक्स एसेट को क्रिएट कर लेगी। और डिटेल में समझना है तो फिर आप मेरा वीडियो देखें, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब आता है, इसका जन्म कब होता है, जब टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम अलग अलग होती है ड्यू टू आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक। चलते हैं फॉर्मेट में। तो आते हैं मेन फॉर्मेट में। देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी। हम शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल पढ़ चुके हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस पढ़ चुके हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स पढ़ चुके हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पढ़ चुके हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग पढ़ चुके हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पढ़ चुके हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैंने बताया था ना, प्रोविजन क्या होता है, फ्यूचर के ऐसे खर्चे, फ्यूचर के ऐसे खर्चे जो कि आपको पता है कि आपको खर्चा करना ही करना है, लेकिन उनका अमाउंट आपको नहीं पता, ठीक है, वही तो प्रोविजन होता है। इट इज अ चार्ज टू प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंस। और प्रोविजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी होते हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है, जो एक साल से ज्यादा के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कंपनीज क्या करती हैं, अपने इंप्लॉयज के बेनिफिट के लिए उनको क्या करना पड़ता है, पैसा भविष्य में चाहिए ना। जब जब किसी कंपनी का इंप्लॉय रिटायर होगा या नौकरी छोड़ेगा, तो उसका कुछ फंड वगैरह का पैसा भी तो उसको मिलेगा ना, इंप्लॉयज बेनिफिट जो भी होंगे। उसके लिए कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्रिएट करती है। क्या करती है कंपनी, हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ पैसा डेबिट करके क्या करती है, वो पर्टिकुलर जो प्रोविजन होता है उसको क्रेडिट करती है। तो वही होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करेक्ट। तो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज के भी सारे पार्ट हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं करंट लायबिलिटीज को। तो लायबिलिटीज का जो सेकंड पार्ट है करंट लायबिलिटीज, उसमें भी चार सब पार्ट है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन आप समझ गए, प्रोविजन में क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जैसे इंप्लॉयज बेनिफिट वगैरह का हो गया। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या हो गया, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर
टैक्स। करेक्ट। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, जो अगले एक साल में जो क्या करना है, जो आपको एक्सपेंस करना है लेकिन आप उसका अमाउंट नहीं मालूम, तो आपने क्या कर लिया, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लिया और ये अगले एक साल में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रोविजन, ये एक्चुअली एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब बाकी जो इसके सब पार्ट है करंट लायबिलिटीज के, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज पढ़ने से पहले व्हाट इज करंट लायबिलिटी। अब हमने तो ये पढ़ा है कि करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जो एक साल के अंदर पूरी करनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनीज एक्ट में करंट लायबिलिटीज की एक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन दी गई है, शायद आपको पता ना हो। कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सी डेफिनेशंस दी गई हैं जिसके बारे में पहले बड़ा कंफ्यूजन था। कंपनीज एक्ट ने ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है वो बताई है, करंट एसेट की डेफिनेशन क्या होती है ये बताया है, और करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन क्या होती है ये बताया है। अभी मैंने आपको बताया था कि नेट वर्थ की डेफिनेशन क्या होती है, वो भी करंट कंपनीज एक्ट में बताया है। तो कंपनीज एक्ट ने ऐसी बहुत सी डेफिनेशंस बताई हैं जो पहले एक्चुअली थी नहीं, एज पर स्टैट्यूटरी गाइडलाइन नहीं थी, वैसे यूज होता था। तो अब मैं आपको एज पर कंपनीज एक्ट करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज के बारे में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने आपको बता दिया है, ऐसे प्रोविजन जो हमने कर दिए हैं और जो अगले एक साल में एक्चुअल एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका अमाउंट एक्चुअली पता लग जाएगा, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। अब स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिए, current liability as per schedule 3 of companies act 2013, a liability shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria। कोई भी लाइबिलिटी अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो करंट लाइबिलिटी होगी, अदरवाइज वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। क्या क्या वो क्राइटेरिया है? नंबर 1, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर कोई लाइबिलिटी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल में ही पे ऑफ होनी है तो वो करंट लाइबिलिटी होगी। दूसरा क्राइटेरिया, इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, यानी ये लाइबिलिटी इसीलिए रेज की गई है जिससे कि एक कंपनी क्या कर सके, नॉर्मल अपना ट्रेडिंग बिजनेस कर सके, तो वो लाइबिलिटी क्या होगी, करंट लाइबिलिटी होगी। और इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अगर कोई लाइबिलिटी अगले 12 महीने में पे ऑफ करनी है तो वो करंट लाइबिलिटी है। और the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date। इसका यह मतलब है कि कोई कंपनी अगर किसी लाइबिलिटी को एक साल से ज्यादा डेफर ना कर पाए, मतलब उस कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं है उसको डेफर करने का एक साल से ज्यादा, तो वो लाइबिलिटी कहलाएगी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर कोई लाइबिलिटी इन चारों क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी कह रहा है सारी नहीं, कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो करंट लाइबिलिटी होगी, अदरवाइज वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। ओके, अब हम दोबारा से मेन स्क्रीन पे आते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम करंट लायबिलिटी के भी डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि एज पर कंपनीज एक्ट करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी में मैंने शॉर्ट टर्म प्रोविजन पढ़ लिया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या होती है, जैसे कोई कंपनी किसी बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लेती है, जैसे कैश क्रेडिट, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगी। या कोई भी ऐसी बोरिंग जो एक साल के अंदर पे करनी है, वो मेरी शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगी। ठीक, जैसे कंपनी ने बिल्स परचेज कर लिए या बिल डिस्काउंट कर लिया, तो उसका पैसा कंपनी को एक साल के अंदर देना है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी। ठीक है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल को मैं क्या कई बार क्या कहता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर समझ गए, आपने कहीं से माल उधार लिया तो आपका ट्रेड पेबल हो गया। ठीक है, जो कि एक साल के अंदर आपको पे करना है। ठीक है, और अगर कोई सन्ड्री क्रेडिटर एक साल के अंदर पे नहीं करना है, एक साल से ज्यादा, तो वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा, मैंने आपको बताया अभी। सी है अदर करंट लाइबिलिटीज, वो करंट लाइबिलिटीज जो ना तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ना ट्रेड पेबल है, ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वो अदर करंट लाइबिलिटीज है। अब जैसे अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है कि किसी कंपनी को किसी बैंक का टर्म लोन पे करना है, तो टर्म लोन के अगले एक साल की किस्त जो है वो अदर करंट लाइबिलिटीज होगी। करंट लाइबिलिटीज है ना, अगले एक साल में कंपनी को बैंक की जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो क्या हो जाएगी, अदर करंट लाइबिलिटीज हो जाएगी। इस तरह के जो खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, कंपनी ने जैसे एडवांस ले लिया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कंपनी एडवांस भी लेती है ना कस्टमर से अपने, कि भाई माल मैं आपको तब दूंगी आप कुछ एडवांस दोगे, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये क्या हो गया, अदर करंट लायबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो ये क्या हो गया, अदर करंट लायबिलिटीज।
इस तरह की करंट लायबिलिटी जो ना तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ना ट्रेड पेबल है और ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आते हैं, वो अदर करंट लायबिलिटीज में आते हैं, जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जैसे इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन ड्यू विद इन 1 ईयर। इस तरह की जो भी लायबिलिटीज है वो अदर करंट लायबिलिटीज में आती है। तो अब मेरा जो बैलेंस शीट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एक साइड कंप्लीट होगी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज में मैंने दो पार्ट पढ़े, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और लायबिलिटी में मैंने दो पार्ट पढ़े, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में मैंने चार सब पार्ट पढ़े और करंट लायबिलिटी में मैंने चार सब पार्ट पढ़े। तो इक्विटी और लायबिलिटी वाला, यानी सिंपली मैं बोलूं कि एक साइड पूरी हो चुकी है बैलेंस शीट की, अब दूसरी साइड बची है एसेट साइड। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, पार्ट 3 होगा, जो कि फाइनल पार्ट होगा मेरा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा। थैंक यू।